अभी 2 से 3 साल के उनके बच्चों को देखते हैं जिनमें स्पीच डिले की मेजर इश्यूज़ देखे गए हैं। ये स्पीच डिले 3 तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी वो जो बच्चे समझ सब कुछ पा रहे हैं, बस बोल नहीं रहे हैं। इवन अप टू 3 स्टेप कमांड्स जो उससे कहा जाए वो पूरा कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं। ये बच्चे आइसोलेटेड स्पीच डिले के कैटेगरी में आते हैं। सेकंड कैटेगरी है उन बच्चों की जो जो बोला जाए वो तो नहीं समझ पा रहे, बट यदि आप कुछ करके दिखाएं तो वो कंप्लीटली फॉलो करते हैं। और इन बच्चों को हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी कि कान की समस्याएं हो सकती हैं। थर्ड कैटेगरी विच इज़ मोस्ट स्ट्राइकिंगली जिनका परसेंटेज अभी सबसे ज़्यादा हाई हो रहा है, वो उन बच्चों का है जो कहा जाए वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते, जिनमें जेस्चर्स की काफ़ी कमी होती है या वो अभी भी सिर्फ प्रिमिटिव जेस्चर्स जैसे कि रोना, चिल्लाना इसका इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटिंग नहीं करते, अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, नेम कॉलिंग को पुअरली रिस्पॉन्ड करते हैं, आई कॉन्टैक्ट पुअर रखते हैं या इमोशनल बॉन्डिंग काफ़ी कम या काफ़ी प्रिमिटिव तरह की देखी गई है। और ये केस ऑटिज़म के हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि ऑटिज़म के मेन रीजंस क्या होते हैं। वी ऑल नो कि ऑटिज़म एक जेनेटिक डिसऑर्डर्स है और इसमें काफ़ी सारे एलील्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो इन कॉम्बिनेशन यदि एक ही बच्चे के अंदर आ जाए तो ऑटिज़म के लक्षण उस बच्चे में देखे जा सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल रीजंस भी काफ़ी ये किया गया है। साथ में स्टिमुलेशन की कमी, स्पेसिफिकली घर के एनवायरनमेंट की में स्टिमुलेशन की कमी भी प्रपोज्ड वन ऑफ द रीजंस है इन मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। हम आते हैं कि यदि आपके बच्चे में ये लक्षण दिख रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सिर्फ स्पीच को लेके कंसर्न रहते हैं कि बच्चे बोल नहीं पा रहा है, बट स्पीच से ज़्यादा जो कंसर्न हमारे लिए है वो है बच्चा सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। बच्चा खुद के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, वो चीज़ों के साथ ज़्यादा ऑब्सेस्ड है रादर देन लोगों के साथ ऑब्सेस्ड होना। एंड दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप जहाँ पे हमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स ऑटिज़म का नाम सुन के ही काफ़ी घबरा जाते हैं। वो ये समझ नहीं पाते कि आगे क्या करना है। एक काइंड ऑफ गिल्ट, सोसाइटल प्रेशर इनमें वो जीते रहते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि इस चीज़ में आप समय ना गंवाएं और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके पीडियाट्रिशियन या प्रेफरेबली न्यूरो डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन के संपर्क में आए। वो कुछ टेस्ट रन करेंगे और जितनी जल्दी अर्ली स्टिमुलेशन के इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड किया जाए उतनी जल्दी इन बच्चों के इम्प्रूवमेंट के चांसेस बनते हैं। आपके गोल्स कैसे होने चाहिए? क्या जो हर काइंड ऑफ थेरेपीज़ जो रिकमेंडेड है आप कहीं से भी ले सकते हैं? ये सारे पेरेंट्स के दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सब के लिए मैं यही कहूँगी कि हाँ, आप कहीं से भी थेरेपीज़ ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि जो थेरेपीज़ आप ले रहे हो उनके पास एक रिटन गोल प्लान आपको प्रोवाइड किया जा रहा हो। रिटन गोल प्लान से मेरा मतलब है कि जो भी, जैसे कि बहुत सारे मोडालिटीज़ ऑफ थेरेपीज़ इसमें काम करते हैं, जैसे कि स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन, ये सारे थेरेपीज़ का गोल जो होना चाहिए दैट शुड बी अ रिटन वन। और आपको कंप्लीटली डायरेक्टेड स्टेप्स में, बेबी स्टेप्स में आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए कि आप उस गोल की तरफ कैसे बढ़ पा रहे हैं। पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें थोड़ी लेटर स्टेज में आती है, बट पहला स्टेज क्या है? सोशल इंटरैक्शन पे मेहनत करने का। तो यदि आप किसी भी के जगह जा रहे हैं, ऐसी जगह थेरेपी ले रहे हैं जहाँ पे सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज ओवर एंड ओवर रिपीट किए जा रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि इन एक्सरसाइजेज से आपके बच्चे को कैसे मदद मिल रही है, तो feel free to interact with the therapist and ask them कि इन एक्सरसाइजेस से मेरे बच्चे को क्या फ़ायदा होने वाला है और
कैसे फ़ायदा होने वाला है, क्या वो पहली चीज़ होगी जो मेरे बच्चे में अचीव होगी और उस अचीवमेंट को मैं मेजर कैसे कर पाऊँगी। हर दिन आपके पहले दिन से बेहतर बनाने की आपको कोशिश करते रहनी